नमस्कार। जीएनएस न्यूज़ के हमारे तमाम दर्शक मित्रों को मेरी तरफ से। तो आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे जो इंडिया का जो बजट है 2025 का, जो कुछ दिन पहले पब्लिश किया गया है, तो उस बजट के बारे में हम आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं गुजरात विद्यापीठ के, हमारे मेरे फ्रेंड्स हैं नवीन भाई और सुरेश भाई, उनसे हम जो बजट के बारे में उससे एनालिसिस करेंगे। उन्होंने जो उसके बारे में जो पढ़ा है, उसका जो एनालिसिस किया है, उसकी कुछ जानकारी हम उससे प्राप्त करेंगे कि इस बजट में जो आम पब्लिक है और जो वेल्दी पब्लिक है, उनके लिए क्या क्या इसमें भागीदारी की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो बजट है, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो पब्लिश करती है। और कितने हम देखे पिछले सालों से, तो उन्होंने ही पब्लिश किया है, क्योंकि वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है। तो इस साल भी उन्होंने ये हमारा जो बजट है 2025 का, वो उन्होंने पब्लिश किया। तो इस बजट में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या उसमें खामी रह चुकी है, क्या क्या इनसे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, वो हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है नवीन भाई आपसे कि ये बजट का मतलब क्या है? आज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुकेश भाई आपने हमसे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो आपको बजट क्या है। तो हमारे देश में हम जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लोग निवास करते हैं। कोई मिडिल क्लास कैटेगरी है, और फिर उससे नीचे के हैं, उससे ऊपर से ऊपर के हैं। तो हमारी जो सरकार है उसने इस तरह हमारा जो बजट है वो तैयार किया है कि हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है, तो वो लोग भी उस जो उनका लेवल है वो अप कर सके। तो उसके लिए उन्होंने ध्यान में रख के ये बजट को तैयार किया है। जैसे कि अभी जो हमारे टैक्स मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने भी अभी जो जारी किया था, तो आपने सुना ही होगा वो पॉपकॉर्न वाली बात। तो ऐसा ही है कि जिनकी आमदनी निजी तौर पे कम है, तो उनके जो पैसे हैं उस पे टैक्स कम लगता है, और फिर उससे ज्यादा है तो उस पे थोड़ा ज्यादा लगता है। ऐसे तीन तीन तरह की कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। तो एक लास्ट में उनका जो है मोटिव है वो यही है कि हमारे देश में जो लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी लोअर गरीब लोग हैं, तो वो सब एक लेवल पे आ जाए। जो ज्यादा अमीर है, अभी क्या हो रहा है कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारी टैक्स मिनिस्टर है, उनके द्वारा पब्लिश किया गया है ये। सब पता है हमको सबको। तो ऐसे ही जो सभी हमारी जो नागरिक है, आम जनता है, सभी को एक लेवल में लाने के लिए ये बजट जारी किया गया है। धन्यवाद नवीन भाई, आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया कि ये मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का मतलब क्या है। तो आप दर्शक मित्रों, आपने सुना कि जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके जो बेनिफिट है, उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है इन बजट से, वो नवीन भाई ने उनके नजरिए से क्या उनको लगता है वो बताए। अब मैं वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा सुरेश भाई के सामने कि आपके नजरिए से ये बजट क्या है। थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन बजट। पहले हम बात करें कि बजट, आखिर बजट का मीनिंग क्या होता है। हमें ज्यादातर हमारे घर में हम बजट एक रोज महीने का बजट हम बनाते हैं, ठीक है। तो बजट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फाइनेंशियल नेसेसिटी है कि हमारे देश में भी ऐसे सब अलग अलग सेक्टर में उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हर एक देश को, हर एक, जैसे कि हमारे घर में हर एक अलग अलग चीज की बजट बनता है, तो ऐसे ही एन्युअली हर साल हमारे देश में कौन कौन से अलग अलग सेक्टर में कितने रुपए चाहेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ताकि हमारे देश का ओवरऑल ग्रोथ हो सके, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसलिए हर साल हमारे देश में बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट का जो बजट अनाउंस होता है, बजट की अलग अलग सेक्टर में कितना
इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्या चीजें, कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी, तो पूरे साल की जो भी स्थिति रहेगी, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो हमारे बजट से पता चलता है। इस बार इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल स्टेप गिवन बाय आवर गवर्नमेंट कि जो भी हमारे बजट है, ये ज्यादातर फोकस जो गरीब तबका है, जो वनरेबल सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मेनली 3 सेक्टर जो हमारे इस बजट का जो पिलर है, मेनली 4 पिलर में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड इज द एमएसएमई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है उसको कैसे हम अपलिफ्टमेंट करें। और थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर हम देखते हैं कि आजकल जो इंडिया पूरा है ना, ग्लोबलाइज हो रहा है, दुनिया की अलग अलग मार्केट पूरे ग्लोबलाइज बन रही है, तो इसलिए हम ग्लोबल पूरी इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट पे भी इतना फोकस करना चाहिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो सबसे ज्यादा इस इन्वेस्टमेंट पे फोकस करती है। और थर्ड इज द एक्सपोर्टिंग हब। हमारा इंडिया एग्रीकल्चरियन इकोनॉमी है, हम ज्यादातर हमारी जो पूरी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्मॉल फार्मर है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ये हमारी बजट की पूरी थीम है, जिसे विकास भारत पूरी थीम दी गई है इस साल। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा बजट है 2025-26 का, वो वाकई सराहनीय तारीफ है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान भाषा में जो सुरेश भाई ने हमें बात की कि बजट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। आगे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आगे सुरेश भाई को दूसरा एक क्वेश्चन करूँगा कि जो 2025 का जो बजट पब्लिश किया गया, उस बजट में आपके जो एनालिसिस आपने किया, मतलब कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कि उसमें हम ज़्यादा करते ही, लेकिन ऐसा कौन सा एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें हम देखें पुराने सालों से, अगर दूसरे सालों से कंपेयर करें तो उस सालों से इस साल हमने ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें ज़्यादा बजट हमने दूसरे क्षेत्र से ज़्यादा परसेंटेज में हमने उसमें ज़्यादा मतलब कि अच्छा काम करने की कोशिश की है, ऐसा आपको देख रहा है? देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने गोविंद भाई पूछा यहाँ पे कि पिछले साल से इस साल पे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में ज्यादा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हर साल ज्यादातर हम देखें कि तो हमारा बजट वो डिफेंस के सेक्टर में ज्यादा टिल्टेड रहता है। सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट वहीं करते हैं, बिकॉज हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर कोई भी देश सेफ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा तो कैसे विकास कर सकता है। तो इसीलिए हमारा हमारा जो ये बजट है, डिफेंस में सबसे ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है। फिर मैं बात करूंगा एमएसएमई, जो माइक्रो एंड स्मॉल, जो इसकी थीम बेसिकली है तो डेवलपमेंट मेजरिंग फोकसिंग ऑन गरीब। गरीब मीन्स जो पुअर लोग है, जो स्ट्रेट वेंडर हम देख सकते हैं कि फार्मर हम ले सकते हैं, जो वनरेबल फार्मर है, जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, जो रेंट पे ज्यादातर काम करते हैं, तो इनके लिए सबसे ज्यादा बजट, सबसे ज्यादा स्कीम का अनाउंस किया गया है। यूथ, इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए यूथ जो है, ताकि यूथ स्किलफुल हो सके, आज ज्यादातर देख सकते हैं कि यूथ स्किल कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। हम पढ़ते तो है लेकिन ज्यादातर स्किल नहीं होने, ह्यूमन रिसोर्स का सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। तो वो अपलिफ्टमेंट हो सके, उनकी स्किल बढ़े, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट में सबसे ज्यादा जो यूथ के स्किल पे उनको जॉब मिले, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे वर्ड, हमारे बजट में वर्ड यूज हुआ है अन्नदाता एंड नारी। अन्नदाता मतलब फार्मर, हम फार्मर कह सकते हैं कि जो भी हमारा पूरी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, वो स्टील इंडस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो हमारे स्मॉल, ज्यादातर हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में रहते हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें है, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिले और वो अपना विकास कर सके, पूरे देश के साथ वो आगे बढ़ सके। इसलिए
अन्नदाता यानी फार्मर के लिए भी बहुत सारी स्कीम है। इसमें से एक स्कीम में यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड्स फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है कि जो जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, देखो कि गृह उद्योग हम कह सकते हैं, तो उनके लिए बजट सबसे ज्यादा मिले उनको, अलग अलग स्कीम के थ्रू उनको पैसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये पहले 3 लाख की लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख की लिमिट कर दी गई है, जिसको उद्यम पोर्टल पे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे है। फिर अन्नदाता मैंने बात की कि पहले अलग अलग बहुत कम लोन मिलती थी उनको, और इसकी वजह से वो ज्यादा फूड ग्रो भी नहीं कर सकते, लेकिन अब मिल रही है। स्पेशली हम हमारे बजट की होलिस्टिक बजट की बात करें, पूरी समाज विकास की बात करें, तो हम वुमन नारी को कैसे भूल सकते हैं। तो उनका भी इतना ग्रोथ रहा है पूरे समाज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिए, तो उनकी जो स्किल इम्प्रूव हो, कोई भी जो एंटरप्रेन्योरशिप उनकी डेवलप हो, इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने, इस रूरल गवर्नमेंट ने इस बजट में सबसे ज्यादा प्रोविजन की है। हाँ, धन्यवाद। सुरेश भाई ने आपको जो बताया कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट है कि या फिर हमारे जो निजी यानी कि जो बहुत ही नीचे जो बातें हैं, मतलब कि बहुत ही पुअर जो पब्लिक है उनसे रिलेटेड, उनको जो इस बजट में हमने कितना अच्छे तरीके से समावेश किया है और उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले ऐसा काम किया है। मैं आगे नवीन भाई को एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो इस बार का जो बजट है, इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हम प्रीवियस ईयर के कंपेयर में देखें तो हर साल ज़्यादा ही इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा कुछ अलग स्कीम और कुछ अलग ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे हमारे जो कृषि क्षेत्र है और हमारे जो खेडूत मतलब कि जो किसान है उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा जो बजट पब्लिश किया है हमारे सीता फाइनेंस मिनिस्टर, उनका कहना है। तो क्या सही ये सही बात है, मतलब कि हम पुराने साल से अगर कंपेयर करें तो क्या ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल सकता है इस साल के बजट में एग्रीकल्चर में? तो गोविंद भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है हमें कि जो अब आज की अभी की जो थीम है, तो डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो उसमें सबसे ज़्यादा हम पहली बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ की। तो उसमें जो अ, हमारी सरकार है तो उस उन्होंने 5 स्कीम पब्लिश की है। तो उसमें हम पहले देखें तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स। तो उसमें क्या है कि जो अलग अलग जात के जो सीड्स है, बीज है, उनकी गुणवत्ता ज़्यादा है, तो उसको आगे उसका प्रचार ज़्यादा करने के लिए जो स्कीम है वो इसमें है। और इनहेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी। तो इसमें क्या है, तो फैसिलिटी शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स विथ इनहेंस लोन 5 लाख। और फिर दूसरा जो है स्कीम वो है प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो इसमें जो है कि जो प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना है, तो इसमें जो 100 जितने डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें अलग अलग 1.7 करोड़ फार्मर्स को ये जो स्कीम है उसका लाभ दिया जा रहा है अभी के दौर पे। और जो चौथी जो स्कीम की बात करूं मैं आपको, जो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे जो देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उसके पीछे का राज क्या है, तो उसको अप करने के लिए 5 years मिशन फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर कॉटन फार्मिंग। तो उसमें क्या है कि कपास कपास जो हम कॉटन जो बोलते हैं, इसका जो फार्मिंग है उसका ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए ये जो स्कीम है उससे लॉन्च किया गया है।
और पांचवी जो स्कीम है वो मैं बता दूं आपको कि मखाना बोर्ड इन बिहार। तो कि बिहार जो हमारा स्टेट है तो उसमें मखाना की फार्मिंग होती है, बात कर रहे थे बिहार स्टेट में। तो टू बी सेट अप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओस। तो इसके जो प्रोडक्ट है वो बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये स्कीम बाहर जारी की है सरकार ने। तो ये जो 5 स्कीम है वो मैंने आपको अभी यहाँ पे धन्यवाद आपका नवीन भाई। आपने जो एग्रीकल्चर में जो इस बजट में कौन सी 5 स्कीम है जो उनसे हमें बहुत ही फायदा होगा उसके बारे में आपने बात की। मैं एक जो लास्ट क्वेश्चन है सुरेश भाई से पूछूंगा और इस एपिसोड का अंत करूंगा। तो सुरेश भाई, इस जो बजट ये पब्लिश किया गया है इसमें इनकम टैक्स पे क्या क्या जो नए रूल बनाए हैं, इनकम टैक्स पे क्या नए चेंजेस बनाए हैं, मतलब कि क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में आपका जो एनालिसिस है वो हमें हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे। अगेन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी बजट होता हो उसमें इनकम टैक्स के जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए इस बजट में जो 2025 का जो बजट है फरवरी का, उस बजट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल अभी है ना, बजट का जो भी बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते तो रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो जो भी उसके जो भी डिजिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा इस बजट में। आगे मैं बात करूंगा तो अलग अलग 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन है, उसमें सबसे ज्यादा इनोवेशन होगा। हमारे देश में इनोवेशन की अभी तक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की बहुत कमी है, तो उस पर भी भार दिया जाएगा। आगे मैं बात करूंगा कि 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, जो भी हमारी जो इम्पोर्टेंट डिसीज की है, यहाँ रेयर डिसीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, सर्वर क्रोनिक डिसीज है, उसके भी अलग अलग इनोवेशन के लिए उनका एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके, इसलिए ये चेंजेस हो गए। आगे में डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल जो भी है इंडिया में हमारे अभी चेंजेस हुए, इसमें से सबसे मेजर चेंज है कि पहले सबसे ज्यादा जो इनकम होते थे 8 लाख से 12 लाख तक, अभी जो 8 लाख से 12 लाख जिसकी भी इनकम होगी ना, उनसे नीचे की जो भी इनकम होगी ना उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द इनक्रेडिबल डिसीजन हम कह सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट। और आगे न्यू टैक्स बिल भी आएगा, इसमें अलग अलग रेशनलाइजेशन होगा टैक्स का, कि छोटे जो वेंडर्स है, जो भी आम पब्लिक है इंडिया की, उसको राहत मिले इस बजट में। तो ये सब कुल मिला के हम बात करेंगे तो टैक्स की, तो पहले से ज्यादा कम ऐसे जो गरीब लोग है उनको सबसे ज्यादा राहत मिलेगी यहाँ इस बजट में। थैंक यू सुरेश भाई। आपने जो बात कही कि इनकम टैक्स में क्या क्या कमियां की गई है, कि मतलब कि क्या क्या उसमें जो इनकम पे जो भी ज्यादा रेट था वो कम किया गया। तो आज हमने जो भी जाना इनकम टैक्स या फिर एग्रीकल्चर या फिर हमने जो भी बजट के बारे में जो जाना, हमारे जो दो मित्र थे नवीन भाई और सुरेश भाई, तो दोनों का मैं फिर से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो बजट के बारे में आपका भी जो भी ज्ञान था वो हमारे दर्शक मित्रों को आपने एनालाइज करके जो हमें बहुत ही एक सरल भाषा में आपने हमें प्रस्तुत किया, और जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो था नजरिया उनसे हमारे दर्शक मित्रों को बताया कि इस बजट में क्या क्या मेन हाइलाइट्स है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम ऐसे ही करंट अफेयर्स के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू अगेन।